हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बात करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद से पहले हमने किया था रज़िया सुल्तान, बैराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, इनके बारे में। देन नासिरुद्दीन महमूद जिसका टाइम पीरियड है 1246 से 66 ईस्वी तक का। नासिरुद्दीन महमूद, अब बात आती है कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया, परंतु इस लंबी अवधि में वास्तविक शासन सत्ता किसके हाथ में रही, इस प्रश्न पर इतिहासकारों में गंभीर मतभेद है। अधिकांश इतिहासकार उसके प्रधानमंत्री बलबन को वास्तविक शासक मानते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर निज़ामी और समकालीन इतिहासकार इसामी आदि विद्वान इसी मत की पुष्टि करते हैं। इसामी के मतानुसार वह बिना तुर्की सरदारों की पूर्व आज्ञा के अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करता था और बिना उनके आदेश के अपने हाथ पैर तक नहीं हिलाता था। इसलिए डॉक्टर निज़ामी का मानना है कि नासिरुद्दीन ने पूर्ण रूप से सुल्तान पद का अमीरों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 40वां मंडल का प्रधान बलबन सुल्तान को कठपुतली बनाकर उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन करता रहा, परंतु कुछ इतिहासकार विशेषकर डॉक्टर अवध बिहारी पांडे इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि कम से कम 1255 ईस्वी तक शासन तंत्र पर नासिरुद्दीन का काफ़ी प्रभाव रहा। सुल्तान बनने के बाद उसने तत्काल किसी भी सरदार को नायबे मुमालिकत के पद पर नियुक्त नहीं किया। उसने अधिकांश अमीरों को पुराने पदों पर ही रहने दिया। 3 वर्ष तक वह अपने सरदारों के कार्यों का निरीक्षण करता रहा और बाद में सबसे योग्य बलबन को इस पद पर नियुक्त किया। परंतु जब बलबन के विरुद्ध उसे शिकायतें मिलने लगी तो उसे नायब के पद से हटाने में भी वह नहीं चूका और जब नया नायब भी अयोग्य निकला तो पुनः बलबन को इस पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप तुर्क सरदारों ने सुल्तान के विरुद्ध कोई बड़ा विद्रोह अथवा उसको पदच्युत करने का षड्यंत्र नहीं रचा। इससे सिद्ध हो जाता है कि वह केवल पपेट शासक ही नहीं था, एक कठपुतली के रूप में शासक नहीं था। फिर भी इतना स्पष्ट है कि वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में रही। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया, जिससे बलबन की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। सुल्तान ने उसे उल्लुक खान की उपाधि दी और नायब मुमालिकत का पद प्रदान किया। उल्लुक खान और की तो उपाधि दी और नायब मुमालिकत का पद प्रदान किया। अब बात करते हैं सुल्तान के अंतर्गत बलबन का कार्य। बलबन ने कार्य किया किसके अंडर में? नासिरुद्दीन महमूद के। क्या क्या कार्य किए? मार्च 1253 ईस्वी से फरवरी 1254 ईस्वी के बीच के समय को छोड़कर 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन का संचालन बलबन ने ही किया था। इस अवधि में उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु उसने साहस, कूटनीति और सैनिक प्रतिभा के द्वारा न केवल समस्याओं को ही हल किया अपितु दिल्ली सल्तनत की आधारशिला को भी सुदृढ़ बनाया। पहला, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद मंगोलों के निरंतर आक्रमणों ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा को अस्त व्यस्त कर दिया था। लाहौर, मुल्तान और उच्च के सूबों पर दिल्ली की तरफ से जिन लोगों को हाकिम नियुक्त किया गया था वे भी विदेशियों से जा मिले। दिल्ली से पर्याप्त सहायता न मिलने पर लाहौर के हाकिम ने मंगोलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुल्तान और उच्च के सूबेदार किशलू खान ने भी ईरान के मंगोल सूबेदार हलागू खान से समझौता कर लिया। अतः बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया। 1246 ईस्वी में उसने पंजाब के खोखरों तथा लूटमार करने वाली अन्य जातियों के विरुद्ध अभियान किया और उनका दमन किया। इसके बाद उसने सिंधु नदी के आसपास के उपद्रवी तत्वों का दमन किया और लाहौर, मुल्तान तथा उच्च पर पुनः दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित किया। 1246-47 की अवधि में एक शक्तिशाली मंगोल सेना भी सिंधु के तट पर आ पहुंची थी, परंतु बलबन की उपस्थिति के कारण उसने नदी को पार नहीं किया और बलबन ने भी उन्हें उकसाने की चेष्टा नहीं की, इसलिए मंगोल सेना वापस लौट गई। बाद में सुल्तान नासिरुद्दीन का छोटा भाई जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत में प्राप्त अपने पद से असंतुष्ट होकर कराकोरम के मंगोल खान मंगू की शरण में जा पहुंचा और उसकी सैनिक सहायता से पंजाब पर अधिकार जमाने का प्रयास किया।
परंतु उसे असफल होकर वापस लौटना पड़ा। नासिरुद्दीन की मृत्यु तक मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के मध्य कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। 1259 ईस्वी में हलागू ने अपनी तरफ से एक सद्भावना दल दिल्ली भेजा, जिसका शानदार स्वागत किया गया। कुल मिलाकर मंगोलों के उत्पात कम हो गए। यद्यपि पश्चिमी पंजाब पर उनका अधिकार बना रहा, परंतु बलबन ने उन्हें भड़काने की कोई कारण। दूसरा पॉइंट है दोआब और कठियर। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति की निर्बलता का लाभ उठाकर दोआब और कठियर के राजपूत सरदारों ने विद्रोह कर दिया और वार्षिक कर चुकाना बंद कर दिया। 1247 ईस्वी में बलबन ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान किया और उनके प्रमुख दुर्ग तलसंधा पर अधिकार जमा लिया, परंतु 2 वर्ष बाद राजपूतों ने पुनः विद्रोह कर दिया और 1250 ईस्वी में बलबन को पुनः सैनिक अभियान करना पड़ा। फिर भी इस क्षेत्र में पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हो पाई और जब 1256 ईस्वी में कुतलुक खान ने विद्रोह किया तो इस क्षेत्र के राजपूत सरदारों ने उसका साथ देकर स्थिति को संकटप्रद बना दिया, परंतु बलबन इस विद्रोह का दमन करने में भी सफल रहा। तीसरा, मेवात। दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने वाला एक नया तत्व राजपूताने में उठ खड़ा हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों ने उन्हें मेवाती कहा है, जो वास्तव में जादो भट्टी थे। इनका मुख्य क्षेत्र उत्तरी अलवर के आसपास था। उन लोगों ने शिवालिक, हरियाणा और बयाना के क्षेत्रों में लूटमार करना शुरू कर दिया। ये राहगीरों, व्यापारियों और सरकारी कोष को लूटकर भाग खड़े होते। कभी कभी तो ये लोग दिल्ली तक धावा मार बैठते। इनका दमन करने के लिए बलबन को कई बार सैनिक अभियान करने पड़े। सर्वप्रथम 1249 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया गया और मेव बस्तियों को नष्ट करके सैकड़ों मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया, परंतु कुछ वर्षों बाद मेवातियों की लूटमार फिर शुरू हो गई। 1259-60 ईस्वी में बलबन ने पूरी तैयारी के साथ उन पर आक्रमण किया। उनके गांव नष्ट करवा दिए गए और आसपास के जंगलों को भी कटवा दिया गया ताकि उन्हें छिपने का स्थान न मिल सके। हजारों मेवातियों को मौत के घाट उतार कर बलबन आंशिक तौर पर शांति व्यवस्था कायम करने में सफल रहा। चौथा, राजपूताना में क्या कार्य किया। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत को सबसे ज़बरदस्त धक्का राजपूताना में लगा। वहाँ के चौहान राज सरदारों ने रणथंभौर को केंद्र बनाकर दिल्ली तक धावे मारने शुरू कर दिए थे। चौहानों ने उत्तरी राजपूताना, कोटा, बूंदी और जालौर के क्षेत्रों को हस्तगत करके अपनी शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था। अजमेर पर भी तुर्कों का अधिकार नाम मात्र को रह गया था, क्योंकि चौहानों ने अजमेर के आसपास लावा, कासली और सांबर में अपनी सैनिक चौकियाँ कायम कर ली थी। जैसलमेर के भट्टी राजपूतों ने भी अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। मेवाड़ में गुहिल वंशी भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए बलबन ने 1248 ईस्वी, 1254 ईस्वी और 1258 ईस्वी में सैनिक अभियान किए और रणथंभौर, बूंदी तथा चित्तौड़ तक के क्षेत्रों को पदाक्रांत भी किया, परंतु जैसा कि डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि उसके सैनिक अभियानों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और राजपूतों की स्वतंत्रता बनी रही। पांचवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा में। दिल्ली सल्तनत के दक्षिणी सीमांत में चंदेल राजपूतों ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर लिया था और झांसी, नरवर, भोपाल, मथुरा, ग्वालियर आदि क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी नरवर के शासक यजवपाल को हिंदुओं का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक स्वीकार किया है। कालपी से चुनार तक का क्षेत्र बघेल राजपूतों के नियंत्रण में था और बघेल सरदार चंदेलों को अपना अधिपति मानते थे। 1248 ईस्वी में बलबन ने चंदेलों के विरुद्ध जोरदार अभियान किया, परंतु निर्णायक सफलता न मिली। उसके अभियान का यह परिणाम अवश्य निकला कि उत्तर दिशा की ओर चंदेलों की प्रगति अवरुद्ध हो गई। बघेलों के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किए गए और ग्वालियर पर भी आक्रमण किया गया। मिनास का विश्वास किया जाए तो बलबन ने ग्वालियर, चंदेरी, मालवा और नरवर पर अधिकार कर लिया था, परंतु अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट है कि बलबन के सैनिक अभियानों से यहाँ के राजपूत शासकों की शक्ति को किसी प्रकार की विशेष क्षति नहीं उठानी पड़ी। बलबन की पदच्युति और पुनः नियुक्ति। 1249 ईस्वी में बलबन को नायब मुमालिकत के पद पर नियुक्त किया गया था और उसी वर्ष में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया था।
उसकी इससे शासन तंत्र पर बलबन का वर्चस्व कायम हो गया। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने संबंधियों तथा विश्वस्त अनुयायियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करवाना शुरू कर दिया। बलबन की बढ़ती हुई शक्ति से अन्य महत्वाकांक्षी सरदारों में असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने संयुक्त रूप से बलबन के विरुद्ध सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। ऐसे लोगों में इमामुद्दीन रिहान, जो कि धर्म परिवर्तित हिंदू था, कुतलुक अरसलान खान और सुल्तान की माँ भी सम्मिलित थे। इनका नेता इमामुद्दीन रिहान था। वह वास्तविक राजनीतिक षड्यंत्रों और जोड़ तोड़ में काफ़ी कुशल था। इन लोगों ने सुल्तान को विश्वास दिलाया कि बलबन की बढ़ती हुई शक्ति सुल्तान के लिए घातक सिद्ध होगी और बलबन की स्वामी भक्ति दिखावा मात्र है। सुल्तान को भी बलबन का निरंकुश व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था, अतः उसने भी बलबन की शक्ति को कम करने का निश्चय किया। तदनुसार मार्च 1253 ईस्वी में बलबन को नायब पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर इमामुद्दीन रिहान को नियुक्त किया गया। बलबन को अपनी हांसी के जागीर में चले जाने को कहा गया। इसके साथ बलबन के कृपा पात्रों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर नई नियुक्तियाँ की गई। उदाहरणार्थ इतिहासकार मिनास को काजी के पद से हटा दिया गया, मोहम्मद निज़ाम जुनैदी को वजीर का पद दिया गया और मलिक कुशलू खान को नगर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। षड्यंत्रकारियों को आशा थी कि पदच्युति से भौखला कर बलबन विद्रोह कर देगा, परंतु बलबन ने पूर्ण सम्मान के साथ शाही आज्ञा का पालन किया और हाँसी चला गया। बाद में उसे हाँसी से नागौर जाने को कहा गया। बलबन ने पुनः शाही आज्ञा का पालन करके अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। बलबन की पदच्युति के बाद रिहान का शासन दिन प्रतिदिन असहनीय होता गया। वह भारतीय मुसलमान था और उसकी अधीनता में काम करना विशुद्ध तुर्कों को ठेस पहुंचा रहा था। धीरे धीरे रिहान के शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगी। मिन्हास ने रिहान के शासनकाल में बढ़ती हुई अव्यवस्था का जो विवरण दिया वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। सत्य तो यह है कि कुलीन तुर्क सरदारों को एक भारतीय मुसलमान का नेतृत्व पसंद न आया और उन्होंने संयुक्त रूप से बलबन से राज्य का कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया। असंतुष्ट तुर्क अमीर अपने सैनिक दस्तों के साथ राजधानी की तरफ बढ़ने लगे। बठिंडा के निकट विद्रोहियों ने अपने शिविर लगाया। सुल्तान का भाई जलालुद्दीन भी उनसे आ मिला। रिहान के आग्रह पर अक्टूबर 1254 ईस्वी को सुल्तान सेना सहित विद्रोह का सामना करने के लिए रवाना हुआ। प्रारंभिक झड़पों में शाही सेना के पैर उखड़ गए और वह हांसी की तरफ पलायन कर गई। बाद में दोनों पक्षों के अमीरों की मध्यस्थता से एक भीषण गृह युद्ध टल गया। इमामुद्दीन रिहान को पदच्युत कर दिया गया और उससे अपनी जागीर बदायूं में भेज दिया गया। बलबन को पुनः नायब के पद पर नियुक्त किया गया और इसके बाद पुनः नई नियुक्तियाँ की गई और कई अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया। मिनास ने रिहान के लिए षड्यंत्रकारी, दुष्ट, अपहरणकर्ता आदि शब्दों का प्रयोग किया और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा भी रिहान के बारे में ऐसा ही मत व्यक्त करते हैं, जबकि रिहान ऐसा व्यक्ति नहीं था। एल्फिंस्टन के मतानुसार बलबन की पदच्युति सुल्तान की इच्छा का परिणाम थी। डॉक्टर सरन का मानना है कि बलबन की पदच्युति हिंदुस्तानी मुसलमानों के दल का तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह था। इसी प्रकार रिहान की पदच्युति उसके खराब शासन के आधार पर नहीं की गई थी, अपितु तुर्क सरदारों के संगठित दबाव के कारण की गई थी और अन्यथा सुल्तान उसे बदायूं की जागीर नहीं सौंपता। इसके बाद बलबन नासिरुद्दीन की मृत्यु तक अपने पद पर बना रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बलबन के द्वारा अन्य विद्रोहों का दमन। जो भी विद्रोह हो रहे थे किस तरीके से उसने दमन किया बलबन अपनी पदच्युति के लिए जिम्मेदार लोगों को क्षमा नहीं कर पाया। वह उनसे अपना प्रतिशोध लेना चाहता था ताकि वे दोबारा षड्यंत्र रचने में कामयाब न हो सके। इस दृष्टि से उसने रिहान को बदायूं से बहराइच और कुतुब खान को मुल्तान उच्च से अवध स्थानांतरित करवा दिया। इससे दोनों असंतुष्ट हो गए। सर्वप्रथम रिहान ने विद्रोह किया। बलबन ने तत्काल कार्रवाई की। सम्मुख युद्ध में रिहान परास्त हुआ और पकड़ा गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। कुतुब खान ने शाही आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सुल्तान के प्रतिनिधि को परास्त करके खदेड़ दिया। इस पर बलबन स्वयं अवध की तरफ बढ़ा। कुतुब खान हिमालय की तरफ भाग गया और बलबन वापस आ गया। बलबन के लौटते ही कुतुब खान ने अवध पर पुनः अधिकार जमा लिया और कड़ा माणिकपुर पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह परास्त हुआ और उसने भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में हिंदू राजा रणपाल की शरण ली। बलबन ने रणपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसका राज्य दोनों ही बर्बाद हो गए, परंतु उसने शरणार्थी को बलबन के हवाले नहीं किया।
इसी समय बलबन को एक अन्य भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मुल्तान और उच्च के नए सूबेदार किशलू खां, जो बलबन का प्रतिस्पर्धी था, ने विद्रोह का झंडा फहरा दिया और अपनी सेना सहित कुतबू खां से जा मिला। दोनों की संयुक्त सेना ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। बलबन से असंतुष्ट कुछ अन्य अमीर भी उनसे जा मिले। राजधानी के कुछ अमीरों ने भी विद्रोहियों के साथ सांठगांठ कर रखी थी। इनमें शेखुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन और काजी शमशुद्दीन भी सम्मिलित थे। योजना यह बनी थी कि विद्रोही सेना के आते ही दिल्ली नगर के द्वार खोल दिए जाएंगे, परंतु समय से पूर्व ही योजना का पता चल गया। विद्रोही लोगों को दिल्ली से बाहर उनकी जागीरों में भेज दिया गया। विद्रोही सेना दिल्ली पहुंच गई, परंतु जब विद्रोहियों को सही स्थिति की जानकारी मिली तो वे भाग खड़े हुए, क्योंकि बलबन एक शक्तिशाली सेना के साथ उनका पीछा करता हुआ दिल्ली के समीप आ पहुंचा था। इस घटना के बाद कुतबू खान का नाम सुनने को नहीं मिलता, परंतु किशलू खान ने मंगोलों की सहायता से 1258 ईस्वी तक मुल्तान और उच्च पर अपना अधिकार बनाए रखा। इसी वर्ष बलबन ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और किशलू खान भाग खड़ा हुआ। नासिरुद्दीन की मृत्यु। 1265 ईस्वी के अंत में सुल्तान अचानक बीमार पड़ गया और 18 फरवरी 1266 ईस्वी के दिन उसकी मृत्यु हो गई। इसामी, इब्न बतूता, फरिश्ता आदि इतिहासकारों ने सुल्तान की मृत्यु का आरोप बलबन पर लगाया है, क्योंकि वह स्वयं सुल्तान बनना चाहता था। प्रोफेसर निज़ामी के मतानुसार भी बलबन दोषी था, परंतु अन्य विद्वान बलबन को निर्दोष मानते हुए हैं और उनके अनुसार सुल्तान की मृत्यु रोगग्रस्त होने से हुई। वुल्जले हेक, हबीबुल्ला और समकालीन इतिहासकार याहिया इस कथन की पुष्टि करते हैं। चूँकि नासिरुद्दीन की मृत्यु के समय सुल्तान इल्तुतमिश का कोई वंशज जीवित नहीं था और ऐसा भी कहा जाता है कि मरने से पूर्व नासिरुद्दीन अपने ससुर बलबन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गया था, अतः बलबन द्वारा किसी प्रकार के षड्यंत्र का प्रश्न ही नहीं उठता। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने पूर्ण स्वामी भक्ति के साथ सल्तनत की सेवा की थी, उसको सुदृढ़ बनाया था और सेना को भी सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित किया था। शासन तंत्र पर उसका पूरा अधिकार और नियंत्रण था और उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई शक्तिशाली दावेदार भी नहीं था, अतः वह निर्विरोध सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट वीडियो में बलबन के बारे में